बोर्ड दिख रहा है ना प्रॉपरली? सुप्रभात बच्चों, मेरा नाम ज्योति पांडे है। मैं गोरेगांव म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल पहाड़ी स्कूल में मैथ्स और साइंस या विषय पढ़ाती हूँ। आज हम गणित भाग 1 में समुच्चय जो आपका पहला पार्ट है उसका रिवीजन चल रहा है, हमारा पुनरावर्तन चल रहा है। तो उसमें हम प्रश्न संग्रह 1.2 1.2 हल करेंगे। बच्चों, कल का जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें हमने इस प्रश्न संग्रह के बारे में जो भी टॉपिक है इससे रिलेटेड, जैसे आपने देखा था सीमित समुच्चय क्या होता है, अनंत समुच्चय क्या होता है, रिक्त समुच्चय क्या होता है, एकल समुच्चय क्या होता है, ये सभी चीजों को कल जो हमारा लेक्चर हुआ था मैथ्स 1 का उसमें हम लोगों ने पढ़ा था। आज इन्हीं सब पे आधारित अपना ये प्रश्न संग्रह 1.2 है जिसे आज हम हल करेंगे। एक बार मैं आपको फिर भी इन शॉर्ट बता देती हूँ कि रिक्त समुच्चय क्या है, सीमित समुच्चय क्या है, अनंत समुच्चय क्या है, और इसमें आगे आपको मिलेगा कि एकल समुच्चय क्या है। तो ये सब क्या होता है, अगर सीमित समुच्चय हमको दिया गया है तो जिसमें लिमिटेशन है, जैसे 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्या, तो 1 से शुरू होगा 10 पे खत्म होगा, इसमें लिमिटेशन है, तो ये सीमित समुच्चय। असीमित समुच्चय के बारे में कल हमने देखा था। असीमित समुच्चय क्या है? जिसमें कहीं भी लिमिटेशन नहीं हो, सीमा नहीं हो, जैसे सभी पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। अब पूर्ण संख्या जो है वो 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, उसमें हम कहीं सीमा नहीं बता सकते कि ये संख्या आपकी 100 तक रहेगी, 200 तक रहेगी, 400 तक रहेगी, तो उसे हम कहते हैं असीमित समुच्चय या अनंत समुच्चय। रिक्त समुच्चय क्या होता है? जब हमारा समुच्चय एम्प्टी होता है, खाली होता है, उसके अंतर्गत आप कोई भी घटक नहीं लिख सकते, तो उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। फिर उसके बाद एकल समुच्चय, समुच्चय में जब सिर्फ एक घटक होते हैं तो उसे हम एकल समुच्चय कहते हैं। ये सभी चीजों के बारे में कल आपने पढ़ा था, कल इस पे डिस्कशन हुआ था। अब मैं ये प्रश्न संख्या 1.2 जो है इसे शुरू करती हूँ। आपका 1.2 जो है इसमें पहला प्रश्न आप देखेंगे आपकी किताब में दिया हुआ है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से समुच्चय समान है और कौन से समान नहीं है, यह कारण सहित स्पष्ट कीजिए। अब समान समुच्चय होने के लिए क्या होना चाहिए? समुच्चय का घटक समान होना चाहिए। समुच्चय के अंतर्गत जो संख्या आती है वो संख्या समान होनी चाहिए। अब यहाँ पे आपको ए बी सी ये समुच्चय दिए गए हैं और इन समुच्चयों का मान दिया गया है। पहला आप देखोगे a बराबर x ऑब्लिक 3x माइनस 1 बराबर 2। ए का मान आपको इस तरह से दिया है। बी दिया है x प्राकृतिक संख्या है, किंतु x न तो अभाज्य संख्या है न तो संयुक्त अर्थात भाज्य संख्या है। तो पहले हम a का मान निकाल लेते हैं कि a में कौन सा घटक होना चाहिए। ये आप देखोगे आपको गुण वर्णन पद्धति में दिया गया है, तो अगर इसे हम सूची पद्धति में हमें लिखना है तो हमें निकालना पड़ेगा कि a का घटक क्या होगा। तो a का घटक निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे आपको दिया है 3x माइनस 1 बराबर 2, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 1 बराबर 2, 3x बराबर 1, ये यहाँ पे माइनस में है, -1 है, पक्षांतर करेंगे, -1 का +1 हो जाएगा, चिन्ह जो है वो बदल जाता है, तो +1 + 2, x बराबर यहाँ पे 3x बराबर 3, x बराबर 3/3 बराबर 1। तो x जो है x का मान क्या होगा? 1 होगा। इसका अर्थ है जो आपका समुच्चय A दिया हुआ है इसका घटक क्या होगा? 1 होगा। समुच्चय A जो आपको दिया है उसका घटक 1 होगा। दूसरा समुच्चय B है, B बराबर प्राकृत संख्या है किंतु x न तो अभाज्य संख्या है न ही भाज्य है। तो वह संख्या न अभाज्य है न भाज्य है, तो ये इसमें भी आपका उत्तर आएगा 1। C का मान दिया है x
ये है प्राकृत संख्या और x जो है ये छोटा होगा 2 से। x जो है वो प्राकृत संख्या है और x जो है वो छोटा होगा 2 से। अब बच्चों हमने शुरू में ही देखा है प्राकृत संख्या हमारी कहाँ से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है। प्राकृत संख्या जो है वो 1 से शुरू होती है और इसमें शर्त क्या दिया है कि वो प्राकृत संख्या है जो 2 से छोटी है। तो 2 से छोटी प्राकृत संख्या सिर्फ क्या होगी? 1 होगी, क्योंकि हमारी प्राकृत संख्या जो है वो शुरू ही 1 से होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से अनंत तक जाती है। लेकिन यहाँ पे आपको शर्त में दिया है कि ये प्राकृत संख्या है, लेकिन ये क्या है? 2 से छोटी है। अगर 2 से छोटी है तो वो संख्या क्या होगी? 1 होगी। तो C का मान होगा 1। अब यहाँ पे आप देखोगे A का मान भी आपको 1 मिला है। A जो है समुच्चय उसका घटक भी सिर्फ 1 है। B जो समुच्चय है उसका घटक भी सिर्फ 1 है। C जो समुच्चय है उसका घटक भी 1 है। इसका अर्थ है कि समुच्चय A बराबर है समुच्चय B और समुच्चय C के। ये तीनों समुच्चय हैं जो दिए हुए हैं, वो तीनों समुच्चय समान है, बराबर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे A के जो घटक था वो 1 था, B का भी घटक जो है वो 1 है और C का भी जो घटक है वो 1 है। इसलिए समुच्चय A बराबर समुच्चय B बराबर समुच्चय C। समुच्चय A B C तीनों का मान बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? ये हमने देखा। समुच्चय A का मान 1 आया, समुच्चय B का मान 1 आया और समुच्चय C का मान 1 आया। तीनों का मान समान आया, तीनों का मान 1 आया। इसका अर्थ है ये तीनों समुच्चय समान समुच्चय होंगे। आपके प्रश्न में भी यही पूछा गया था कि कौन से समान हैं और कौन से समान नहीं हैं, ये कारण सहित स्पष्ट कीजिए। तो क्यों ये समान है? क्योंकि इनके घटक समान हैं। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, फिर हम दूसरा प्रश्न शुरू करेंगे। बच्चों दूसरा प्रश्न आपको दिया है, इसी तरह का प्रश्न है, A और B समान है, यह कारण सहित स्पष्ट कीजिए। दो समुच्चय है A और B और आपको कहा है ये दोनों समुच्चय समान है क्या, और अगर है तो उसका आपको कारण बताना है। पहले हम लिख लेते हैं प्रश्न दूसरे में। आपको A क्या दिया हुआ है? A बराबर सम संख्या जो अभाज्य संख्या भी है। A आपको दिया है सम संख्या जो अभाज्य संख्या भी है। तो A में हमें ऐसी सम संख्या लिखनी है जो अभाज्य संख्या हो। अब भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होता है? भाज्य संख्या वो संख्या जिसमें 1 से भाग जाए, स्वयं से भाग जाए और उसके अलावा भी किसी संख्या से भाग जाए, वो भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होता है? वो संख्या जिसमें सिर्फ 1 से भाग जाए और स्वयं से भाग जाए, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। सम संख्या और विषम संख्या क्या है? सम संख्या, इस पे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। सम संख्या का अर्थ है कि इकाई के स्थान पे 2 4 6 8 0, ये अगर इकाई के स्थान पे है तो वो संख्या सम संख्या होती है, या इन शॉर्ट अगर हम कहा जाए तो 2 से भाग जाता है उसमें। अब बच्चों यहाँ पे आपको बोला है कि आपको वो सम संख्या बतानी है जो अभाज्य संख्या हो। तो अगर हम शुरू करते हैं, अगर आप 4 लेते हो, 6 लेते हो, 8 लेते हो, तो इन सभी संख्याओं में 1 से भाग जाता है, खुद से भाग जाता है और 2 से भाग जाता है। तो ये सम संख्या है, लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो अभाज्य संख्या के लिए हम क्या ले सकते हैं? अगर आप 2 लेते हो, 2 जो है वो सम संख्या है, 2 जो है उसमें सिर्फ 1 से भाग जाता है और खुद से भाग जाता है। 2 सम संख्या भी है और 2 में सिर्फ 1 से भाग जाता है और स्वयं से भाग जाता है। तो इसके
इसके लिए वो सम संख्या जो अभाज्य संख्या भी है, तो वो कौन सी सम संख्या है? 2 है। तो ए जो समुच्चय हम बनाएंगे उसका घटक 2 रहेगा। फिर आपको बी दिया हुआ है, बी में आपको दिया है x 7x - 1 बराबर 13। इसको अगर हम हल करते हैं 7x - 1 बराबर 13, 7x बराबर, ये -1 है, इस तरफ -1 है, पक्षांतर किया, माइनस का प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे -1 है। अगर इसे हम उस तरफ भेजते हैं तो -1 का क्या हो जाएगा? +1। तो ये हो जाएगा 13 + 1, 7x बराबर 14, x बराबर 14/7 बराबर 2। तो b जो समुच्चय है, b समुच्चय का घटक भी क्या होगा? 2 होगा। समुच्चय b का घटक भी 2 होगा। तो b समुच्चय जो है इसका घटक 2 है। अब बच्चों आप देखोगे a का भी घटक 2 आया, b का भी घटक 2 आया, इसका अर्थ है दोनों समुच्चय क्या है? समान समुच्चय है। दोनों का घटक सेम आया, इसका अर्थ है कि समुच्चय a और समुच्चय b दोनों समान समुच्चय है। क्यों समान समुच्चय है? कारण अगर हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे समुच्चय a तथा समुच्चय b के घटक समान है, इसलिए ये दोनों समुच्चय समान समुच्चय हैं। इसे हम लिखते हैं समुच्चय a, या आप इस तरह से लिख सकते हो, a बराबर हमें 2 मिला है, b बराबर भी 2 मिला है, इसलिए समुच्चय a तथा समुच्चय b के घटक समान है, इसलिए समुच्चय a बराबर समुच्चय b, से हम इसे लिख सकते हैं। समुच्चय a और समुच्चय b दोनों का घटक समान है, इसलिए समुच्चय a बराबर समुच्चय b। अब अगला प्रश्न हमें दिया गया है, निम्नलिखित समुच्चयों में कौन से समुच्चय रिक्त समुच्चय हैं? यह कारण सहित स्पष्ट कीजिए। रिक्त समुच्चय मतलब क्या? मैंने अभी आपको बताया था, वो समुच्चय जिसके अंतर्गत हम कोई भी घटक नहीं लिख सकते, उन समुच्चयों को रिक्त समुच्चय कहते हैं। जिसके अंतर्गत आप कोई भी घटक नहीं लिख सकते, वो जो समुच्चय है वो आपका रिक्त समुच्चय होगा। अब इसमें से आपको पहचानना है कौन सा रिक्त समुच्चय है और कौन सा नहीं है। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बोर्ड रब करती हूँ और हम इसमें के तीनों प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न 3, जिसमें हमें रिक्त समुच्चय पहचानना है। पहला इसमें आपको दिया है a बराबर a, यह शून्य से छोटी प्राकृत संख्या है। a बराबर a, यह शून्य से छोटी प्राकृत संख्या है। बच्चों शून्य से छोटी प्राकृत संख्या, हमें मालूम है प्राकृत संख्या शुरू कहाँ से होती है? प्राकृत
प्राकृत संख्या जब हम लिखते हैं तो हम शुरुआत कहाँ से करते हैं? 1 से करते हैं। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। तो अगर प्राकृत संख्या 1 से शुरू होगी तो इसमें आपको कहा है शून्य से छोटी। शून्य से छोटी मतलब सब माइनस की संख्या हो जाएंगी, -1, -2, -3। लेकिन ये संख्याएं प्राकृत संख्या है क्या? नहीं है। ये संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। शून्य से छोटी कोई भी संख्या प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृत संख्या शुरू होती है 1 से। तो इसका अर्थ है जब हम ये समुच्चय लिखेंगे तो ये आपका समुच्चय रिक्त समुच्चय होगा। इसका अगर आप कारण लिखेंगे तो हम लिखेंगे शून्य से छोटी प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए समुच्चय ए कौन सा समुच्चय होगा? रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय लिखते समय हम किस तरह का चिन्ह बनाते हैं ये भी हम सीखे हैं। रिक्त समुच्चय लिखते समय आप ए बराबर इस तरह का हम चिन्ह बनाते हैं, या अगर आप चाहो तो इस समुच्चय को आप खाली भी रख सकते हो, तो वो आपका रिक्त समुच्चय है। दूसरा आप देखोगे, दूसरा प्रश्न इसमें दिया है b बराबर x का वर्ग जो है वो शून्य होना चाहिए। मतलब आपको ऐसी संख्या लेनी है जिसका अगर आप वर्ग निकालते हो तो उसका मान शून्य होना चाहिए। तो ऐसी कोई संख्या है जिसका हम वर्ग निकालें तो उत्तर हमें शून्य मिले? अगर हम शून्य का वर्ग निकालते हैं, शून्य का आप कोई भी घात निकालो तो उत्तर हमें शून्य मिलता है। कैसे? क्योंकि जब हम वर्ग निकालते हैं तो वर्ग में क्या करते हैं? उस संख्या का गुणा उसी संख्या से करते हैं। 1 का गुणा 1 में किया तो 1 आ जाएगा, 2 का गुणा 2 में किया तो 4 आएगा, 3 का गुणा 3 में किया तो 6 आएगा। अब हमको इसमें क्या चाहिए? ऐसी संख्या चाहिए जिसका अगर आप वर्ग निकालते हो तो उत्तर आपको 0 मिले। तो अगर हम 0 का गुणा 0 में करते हैं तो उत्तर हमें 0 मिलेगा। तो मतलब इसका अर्थ है कि वो कौन सी संख्या होगी? शून्य संख्या होगी। तो अब यहाँ पे समुच्चय में लिखने के लिए हमारे पास एक अंक है। कौन सा अंक है? शून्य अंक है। तो इसका अर्थ है जब हमारे पास शून्य अंक है तो वो रिक्त समुच्चय नहीं होगा। हमारे पास समुच्चय में लिखने के लिए एक अंक है शून्य, तो इसका अर्थ है वो रिक्त समुच्चय नहीं होगा। अब इसे हम लिखेंगे कैसे? b बराबर, दूसरा आपको दिया है b बराबर x/x का वर्ग बराबर 0। तो ऐसी संख्या जो है वो शून्य है। तो इसका अर्थ है इस समुच्चय में लिखने के लिए आपके पास एक अंक है, वो अंक शून्य है। इसका अर्थ है कि ये रिक्त समुच्चय नहीं होगा। तो आप लिखोगे इसलिए समुच्चय B रिक्त समुच्चय नहीं है। आपका A हो गया, B हो गया, तीसरा आपको दिया है C। हमने A का देखा, दूसरा आपने B का देखा, तीसरा आपको दिया है C बराबर, C में भी एक मान दिया है हमें। तीसरा हम लिखते हैं प्रश्न C बराबर x, ये होगा 5x - 2 बराबर 0। x जो है वो घटक है किसका? n का। n का अर्थ होता है प्राकृत संख्या। आपको यहाँ पे एक समीकरण दिया गया है और कहा है x जो है वो उपघटक है n का। n का अर्थ है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या शुरू कहाँ से होती है? 1 से। सभी धनात्मक संख्या जो 1 से शुरू होती है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे अनंत। तो अगर ये दिया हुआ है तो इससे हमें एक बात तो स्पष्ट हुआ कि x का मान आपका 1 से लेके अनंत तक धनात्मक संख्या होनी चाहिए।
अगर प्राकृत संख्या है तो 1 से लेके अनंत तक धनात्मक संख्या होनी चाहिए, x का मान आपका बटे में नहीं होना चाहिए। तो इसे अगर हम हल करते हैं और आपका उत्तर 1 2 3 4 5 आता है तो उसमें ये रिक्त समुच्चय नहीं होगा, और अगर ऐसा आंसर नहीं आया तो इसका अर्थ है ये रिक्त समुच्चय है। तो इसे अगर हम हल करते हैं, जैसे अगर होगा 5x - 2 बराबर 0, 2 का पक्षांतर किया हमने, माइनस था इस तरफ आके प्लस में हो गया, x बराबर हमें मिला 5/2। अब बच्चों 5/2 जो है ये प्राकृत संख्या नहीं है, और हमको प्रश्न में क्या कहा गया था कि x जो है वो क्या होनी चाहिए, प्राकृत संख्या होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे x का मान हमारा प्राकृत संख्या नहीं आ रहा है, ये बटे में आ रहा है। तो इसका अर्थ है कि ये जो समुच्चय है ये समुच्चय भी आपका क्या होगा, रिक्त समुच्चय होगा, क्योंकि हमें c का जो मान है, c का मान हमें प्राकृत संख्या नहीं मिला है। तो इसमें हम इस समुच्चय का उपघटक, इस समुच्चय का जो घटक है वो हम कुछ नहीं लिख सकते। तो इसका अर्थ है कि c भी प्राकृत संख्या है। क्यों प्राकृत संख्या है? क्योंकि 5/2 यह प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए c जो है वो आपका रिक्त समुच्चय है। यह प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए c जो है वो भी आपका रिक्त समुच्चय होगा। तो ये तीनों प्रश्न में हमने देखा, a में आपको जो दिया गया था, a जो था शून्य से छोटी प्राकृत संख्या नहीं होती, इसलिए a जो है वो रिक्त समुच्चय है। b जो है, b में उत्तर हमें 0 मिला था, तो इसका अर्थ है b रिक्त समुच्चय नहीं है। c अभी हमने देखा, c में हमें उत्तर मिला था 5/2 जो कि प्राकृत संख्या नहीं है, इसका अर्थ है c भी जो है वो रिक्त समुच्चय है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चौथे प्रश्न पे आते हैं। बच्चों चौथा प्रश्न आपको दिया गया है, आपको कुछ समुच्चय दिए हैं, इसमें से आपको बताना है ये सीमित समुच्चय है या अनंत समुच्चय है। सीमित समुच्चय का अर्थ होता है, मैंने अभी आपको बताया था, शुरू में ही मैंने आपको बताया था, सीमित समुच्चय का अर्थ होता है वो समुच्चय जिसमें आप कुछ सीमा निर्धारित कर सकते हो। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, जैसे आपको दिया रहेगा 1 से 10 तक की प्राकृत संख्या, तो आप शुरू करोगे 1 से और 10 पे आपको खत्म करना है। 10 जो है वो उसकी सीमा है, तो वो होगा सीमित समुच्चय, जिसमें घटक जो है वो निश्चित है, कहाँ से कहाँ तक होंगे ये हमें मालूम है, तो वो होगा सीमित समुच्चय। असीमित समुच्चय क्या होता है? जिसमें अनंत तक जाता है, जिसके घटक जो है वो हम गिन नहीं सकते कि 4 ही होंगे, 5 ही होंगे, 6 होंगे, अनंत तक जाता है, उन समुच्चयों को हम असीमित समुच्चय या अनंत समुच्चय कहते हैं। तो आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं चौथे प्रश्न में, और आपको कहा गया है कि आपको पहचानना है कि वो समुच्चय सीमित समुच्चय है या अनंत समुच्चय है। जैसे हम पहला देखेंगे, a बराबर x जो है वो 10 से छोटी x प्राकृत संख्या, 10 से छोटी प्राकृत संख्या। तो बच्चों 10 से छोटी प्राकृत संख्या, तो इसमें हम उत्तर लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 पे हमें खत्म करना है, तो इसका अर्थ क्या है कि ये सीमित समुच्चय है। 10 पे हमें खत्म करना है, तो इसका अर्थ है ये सीमित समुच्चय है। ये आपका शुरू होगा 1 से, खत्म होगा 10 पे, तो इसका अर्थ है इसलिए समुच्चय ए कौन सा समुच्चय होगा? सीमित समुच्चय होगा। दूसरे पे आते हैं, b बराबर आपको दिया है y, y जो है वो -1
से छोटा होना चाहिए और यह पूर्णांक संख्या हो। y जो है, y का मान 1 से -1 से y का मान जो है वो -1 से छोटा होना चाहिए और यह पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। अब बच्चों हमको मालूम है प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। पूर्णांक संख्या में आपकी सभी धनात्मक संख्याएं और सभी ऋणात्मक संख्या आती है। मतलब पूर्णांक संख्या में आप 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक और -1, -2, -3, -4 ये भी अनंत तक जाता है, तो उस संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे आपको कहा है कि वो पूर्णांक संख्या जो -1 से छोटी हो, तो -1 से छोटी पूर्णांक संख्या क्या होगी? -2, -3, -4, -5, -6 और ये कहाँ तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। तो इसका अर्थ है कि ये सीमित समुच्चय नहीं है, अनंत समुच्चय है। तो इसे हम लिखते हैं b बराबर y - 1, y यह पूर्णांक संख्या है। b के अंतर्गत पूर्णांक संख्या कहाँ आएगी? पूर्णांक संख्या आपकी -1 से छोटी हो तो शुरू होगी ये -2, -3, -4, ये कहाँ तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। तो इसका अर्थ है कि ये अनंत लिखोगे, इसलिए समुच्चय B अनंत समुच्चय है। अब आपको समुच्चय C दिया है। आपकी पाठशाला में कक्षा 9वीं में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का समुच्चय, आपके विद्यालय में 9वीं कक्षा में जितने भी विद्यार्थी पढ़ते हैं उनका समुच्चय। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? उन विद्यार्थियों के नाम लिख सकते हैं। इसमें आपको निश्चित मालूम है कि आपके क्लास में 50 विद्यार्थी हैं, आपके क्लास में 60 विद्यार्थी हैं, उनका आप नाम लिख सकते हो। तो इसमें एक सीमा है, मेरे क्लास में 50 विद्यार्थी हैं तो उसमें 50 ही घटक आएंगे, तो इसकी एक सीमा है। तो इसलिए समुच्चय C जो होगा वो कौन सा समुच्चय होगा? सीमित समुच्चय होगा, क्योंकि कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या फिक्स है, निश्चित है, उसका एक लिमिटेशन है। तो समुच्चय C जो है आपके पाठशाला के कक्षा 9वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय, ये क्या होगा? सीमित समुच्चय होगा। तो C बराबर आपकी कक्षा के या आपके पाठशाला के कक्षा 9वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय। तो ये समुच्चय होगा सीमित समुच्चय। तो आप लिखोगे समुच्चय C यह सीमित समुच्चय है क्योंकि कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या सीमित है। अब नेक्स्ट है चौथा, आपके गांव के निवासियों का समुच्चय। तो हमारे गांव में कितने लोग रहते हैं? गांव के निवासियों का समुच्चय। तो हमें मालूम है हमारे गांव में 25 घर हैं, हर घर में इतने लोग रहते हैं, वो संख्या हमें मालूम है। तो ये जो समुच्चय होगा गांव के निवासियों का समुच्चय, तो ये समुच्चय भी क्या होगा?
ये भी आपका सीमित समुच्चय होगा। तो चौथा है आपके गांव के निवासियों का समुच्चय, ये आपका तीसरा प्रश्न था। चौथा है आपके गांव के निवासियों का समुच्चय। बच्चों ये जो आगे के क्वेश्चन है चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये सभी प्रश्न मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। मैं इन प्रश्नों को आपको बताऊंगी कैसे लिखना है, और ये चारों प्रश्न जो हैं वो आपको होमवर्क में करने हैं। जैसे चौथा प्रश्न मैंने अभी आपको बताया, आपके कक्षा के विद्यार्थियों का समुच्चय, तो सॉरी आपके गांव के निवासियों का समुच्चय, तो ये गांव के निवासियों की संख्या निश्चित है, फिक्स है, तो इसलिए ये समुच्चय क्या होगा, सीमित समुच्चय होगा। चौथा जो प्रश्न है इसका उत्तर आप लिखोगे कि यह सीमित समुच्चय है। इसका अगर आपको उत्तर लिखना है तो इसका उत्तर है यह सीमित समुच्चय है। नेक्स्ट है आपको प्रयोगशाला के, पांचवा है प्रयोगशाला के उपकरणों का समुच्चय। आपके विज्ञान प्रयोगशाला में, साइंस लैब में जितने भी उपकरण दिए गए हैं उनका समुच्चय आपको बनाना है। तो इसमें भी संख्या जो है वो निश्चित है। हमें मालूम है हमारे पास समझो 100 टेस्ट ट्यूब हैं, 25 बीकर हैं, बाकी उपकरण जो है वो, तो उसकी संख्या, सभी की संख्या निश्चित है। तो इसलिए पांचवा जो आपको प्रश्न दिया गया है ये भी क्या होगा, सीमित समुच्चय होगा। अब छठा प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। पूर्ण संख्या मैंने आपको बताया था कहाँ से शुरू होता है, शून्य से, 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7, कहाँ तक जाता है, अनंत तक जाता है। 0 से शुरू होके अनंत तक जाता है, इसकी कोई सीमा नहीं होती। तो इसका अर्थ है कि आपको छठा प्रश्न जो दिया गया है वो कौन सा समुच्चय होगा, पूर्ण समुच्चय होगा। ये जो प्रश्न है पांचवा, छठा, सातवां, ये तीनों प्रश्न आपका होमवर्क है। मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, आपको इसे खुद से अपनी नोटबुक में लिखना है। तो पांचवा प्रश्न, छठा प्रश्न जो है पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, ये आपका अनंत समुच्चय है। फिर लास्ट में है परिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिखते हैं, और q का मान जो है आपका वो शून्य नहीं होना चाहिए। तो p/q के रूप में जो लिखते हैं, परिमेय संख्या भी अनंत होती है। इसका अर्थ है सातवां प्रश्न जो है ये भी अनंत समुच्चय है। तो बच्चों हमने चौथे प्रश्न तक किया था। पांचवा प्रश्न प्रयोगशाला के उपकरणों का समुच्चय, ये सीमित समुच्चय होगा। पूर्ण संख्याओं का समुच्चय ये अनंत समुच्चय होगा। परिमेय संख्याओं का समुच्चय ये भी अनंत समुच्चय होगा। तो यहाँ पे ये जो आपका प्रश्न संग्रह है 1.2, इसमें 4 प्रश्न थे, चारों प्रश्नों को हमने हल किया। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बच्चों अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी को कोई शंका है वो क्वेश्चन पूछ सकता है। जितने भी प्रश्न अभी हमने हल किए, जैसे आपने देखा हमने प्रश्न पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 प्रश्न हल किए हैं। चारों प्रश्न में हमने क्या देखा, पहले में समान है या नहीं ये हमको बताना था, दूसरे में भी समान है या नहीं हमको बताना था, तीसरे में रिक्त समुच्चय बताना था, और चौथे में सीमित है या असीमित ये बताना था। तो आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं इन चारों प्रश्नों से रिलेटेड जो भी हो। हेलो टीचर। हाँ बोलिए। 5 क्वेश्चन प्रयोगशाला के उपकरणों का समुच्चय। हाँ तो मैंने आपको अभी बताया कि प्रयोगशाला, ये प्रश्न मैंने आपको होमवर्क में दिया है और इसे लेकिन मैंने एक्सप्लेन किया था। प्रयोगशाला के उपकरणों का समुच्चय, आपके प्रयोगशाला में जितने उपकरण हैं वो एक निश्चित मात्रा है कि कुल मिला के हमारे प्रयोगशाला में 500 उपकरण है या जितना भी है उसमें फिक्स है कि 100 टेस्ट ट्यूब है, 25 बीकर है, 25 कुछ और है, इस तरह से फिक्स है, इतने केमिकल्स के बॉटल हैं, तो वो संख्या निश्चित है। तो इसलिए वो समुच्चय जो होगा वो सीमित समुच्चय होगा। उत्तर में आप लिखोगे प्रयोगशाला में उपकरणों की संख्या सीमित है, इसलिए यह समुच्चय सीमित समुच्चय होगा। ये प्रश्न मैंने आपको होमवर्क पे दिया था। हाँ जी बोलिए। गुड मॉर्निंग टीचर।
या गुड मॉर्निंग। टीचर चौथे का फर्स्ट बताओ ना। चौथे का फर्स्ट, x जो है वो प्राकृत संख्या है और x 10 से छोटी है, ये पूछ रहे हैं ना आप? यस टीचर। ओके, तो ये प्रश्न बच्चा मैंने अभी आपको जैसे बताया था कि प्राकृत संख्या जो है वो कहाँ से शुरू होती है? प्राकृत संख्या जो है वो कहाँ से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है। 1 से। हाँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से अनंत तक जाती है। लेकिन यहाँ पे आपको एक लिमिटेशन दिया है, एक सीमा दी गई है। क्या सीमा दी गई है कि आपकी प्राकृत संख्या किससे छोटी होनी चाहिए? 10 से छोटी होनी चाहिए। प्राकृत संख्या जो है वो आपकी 10 से छोटी होनी चाहिए। हाँ, 10 से छोटी होनी चाहिए, तो ये 9 तक ही आएगी। आपकी प्राकृत संख्या जो है वो 10 से छोटी होनी चाहिए, तो 1 से 9 तक ही आएगी। तो यहाँ पे आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के आगे हम नहीं लिख सकते क्योंकि हमें 10 से छोटी प्राकृत संख्या लिखनी है। तो 9 पे इसे हमने खत्म कर दिया, इसके आगे हम डॉट 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 इस तरह से नहीं दिखा सकते हैं। तो इसका अर्थ है कि ये जो है 9 पे हमने खत्म कर दिया, तो समुच्चय ए सीमित समुच्चय है। अगर 9 थैंक के यू आगे टीचर। आप 10 11 12 13 डॉट 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 लिखते तो इसका अर्थ था कि वो अनंत समुच्चय होता, लेकिन यहाँ पे 10 से छोटा दिया गया है, 9 तक ही हम लिख सकते हैं, इसलिए ये सीमित समुच्चय है। और किसी को कुछ पूछना है? हेलो मैम। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। या गुड मॉर्निंग। मैम, परिमेय संख्या का समुच्चय कैसे लिखे जाएगा? परिमेय संख्याओं का समुच्चय आप लिखोगे, परिमेय संख्या जो है वो p/q के रूप में लिखा जाता है। परिमेय संख्या जो है हम पहले इसमें आप देखोगे चैप्टर है एक हमारा परिमेय संख्या वाला, उसमें हमने पढ़ा है परिमेय संख्याओं को हम कैसे लिखते हैं, बटे में लिखते हैं, 2/3 4/5 इस तरह से बटे में लिखते हैं। तो परिमेय संख्या जो है वो हम p/q के रूप में लिखते हैं और जिसे हम अनंत लिख सकते हैं। जैसे अभी आपकी सारी संख्याएं जो हैं हमने देखा, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या, ये सभी संख्या अनंत होती हैं। उसी तरह से परिमेय संख्या जो है p/q के रूप में लिखते हैं और ये भी अनंत होता है, इसलिए इसका समुच्चय जो है ये अनंत समुच्चय होगा। थैंक यू मैम। और कोई? और कोई प्रश्न पूछना चाहता है? मुझे अभी भी कुछ बच्चों का हैंड रेज़ दिख रहा है, तो अगर आप लोग प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। हेलो टीचर। हाँ बोलिए। हेलो टीचर, तीसरे का दूसरा बताइए ना। हेलो टीचर। एक मिनट में एक एक करके ना आप सबको नंबर चांस मिलेगा प्रश्न पूछने का। अभी तीसरे का दूसरा मैं बता रही हूँ आपको, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जिसे पूछना है वो पूछ सकते हैं। प्रश्न तीसरे का दूसरा, b बराबर x का स्क्वायर बराबर 0, ये क्वेश्चन था आपका। यस टीचर। इसमें हमको बताना है कि ये रिक्त समुच्चय है या नहीं। तो नहीं। b वाला जो है जैसे b आपको दिया हुआ है x का वर्ग बराबर 0। अब यहाँ पे हमको वो संख्या बतानी है जिसका वर्ग 0 आता है। अगर ऐसी कोई संख्या हमें मिलती है जिसका वर्ग 0 आता है, हम उसको लिख सकते हैं, तो वो हमारा रिक्त समुच्चय नहीं होगा। तो वो संख्या हमको पहचानना है। अब जैसे वर्ग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उस संख्या का गुणा उसी संख्या से करते हैं। तो ऐसी कोई संख्या है जिसका उत्तर 0 आए, तो अगर हम 0 का गुणा 0 में करते हैं, 0 का वर्ग निकालते हैं, अगर हम 0 का वर्ग निकाले तो इसका अर्थ है 0 गुणे 0। 0 गुणे 0 क्या होगा? 0 होगा, 0 होगा। तो इसका अर्थ है कि x का वर्ग बराबर 0। तो x कौन सी संख्या हो सकती है?
शून्य संख्या हो सकती है, 0 संख्या हो सकती है। तो हमारे समुच्चय में लिखने के लिए हमारे पास एक संख्या मिल गई, शून्य। तो इसका अर्थ है कि अगर आप समुच्चय में शून्य लिखते हो, b का जो मान है हमारा, b का मान हमको मिल गया है शून्य। अगर इसका मान आपको शून्य मिला है तो हमारे समुच्चय का घटक 0 है। इसका अर्थ है ये क्या होगा, रिक्त समुच्चय नहीं होगा। आप लिखोगे समुच्चय का घटक शून्य है। इसलिए यह रिक्त समुच्चय नहीं है। समझा? समझा आपको? यस टीचर। ओके, नेक्स्ट कोई पूछना चाहता है प्रश्न? और कोई प्रश्न पूछना चाहता है? गुड मॉर्निंग मैम। क्या गुड मॉर्निंग? मिस मुझे प्रश्न 3 का पहला समझा दो। ए यह शून्य से छोटी प्राकृत संख्या है। ये प्रश्न बोल रहे हैं आप? यही प्रश्न बोल रहे हैं आप? ए शून्य से छोटी प्राकृत संख्या। यस मिस। यही क्वेश्चन है आपका? ओके, ये था प्रश्न 3 का दूसरा। प्रश्न 3 का पहला पूछ रहे हैं, उसमें Yes, आपको दिया है a बराबर a यह शून्य से छोटी प्राकृत संख्या है। अब बच्चों, शून्य से छोटी प्राकृत संख्या, मैंने आपको बताया था प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है? प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है? जब हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे तो उस समय मैंने आपको लिस्ट दिया था, प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है, पूर्ण कहाँ से शुरू होती है, पूर्णांक कहाँ से शुरू होती है। तो प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है? बहुत बार इस पे हम डिस्कशन कर चुके हैं। प्राकृत संख्या जो है वो 1 से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? 1 से। तो प्राकृत संख्या जब 1 से शुरू होती है और आपको इसमें शर्त दिया गया है कि आपको शून्य से छोटी प्राकृत संख्या लिखना है, तो शून्य से छोटी कोई भी प्राकृत संख्या है क्या? नहीं है। तो इसका अर्थ है 0 से छोटी कोई भी प्राकृत संख्या नहीं है। इसका अर्थ है कि ये जो आपका समुच्चय होगा ये क्या होगा? रिक्त समुच्चय होगा। इसके अंतर्गत हम कोई भी घटक नहीं लिख सकते हैं। समझा? इसका कारण आप लिखोगे शून्य से छोटी कोई भी प्राकृत संख्या नहीं है। इसका अर्थ है कि समुच्चय ए जो है वो रिक्त समुच्चय है। और किसी को कोई प्रश्न पूछना है? और किसी को कोई प्रश्न पूछना है? टीचर। हाँ गुड मॉर्निंग। टीचर तो हेलो टीचर, तीसरे का तीसरा बताइए ना। तीसरे का तीसरा। तीसरे का तीसरा। Yes, तीसरे का तीसरा। बराबर x 5x - 2 बराबर 0। x जो है ये प्राकृत संख्या है। हमको यहाँ पे x का मान निकालना है और देखना है कि x जो है वो हमें प्राकृत संख्या मिलनी चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 5x - 2 बराबर 0, 5x बराबर 2, x बराबर 2/5। x का मान क्या आया? 2/5। अब 2/5 प्राकृत संख्या है क्या? प्राकृत संख्या क्या होनी चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से पूरी संख्या होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे 2/5 आपको क्या है? ये संख्या आपको दशमलव में आएगा अगर आप भाग दोगे तो।
तो ये संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। इसका अर्थ है कि जब आप लिखोगे 2/5, यह प्राकृत संख्या नहीं है। इसका अर्थ है कि ये जो आप समुच्चय लिखोगे, समुच्चय C, ये समुच्चय क्या होगा? रिक्त समुच्चय होगा, क्योंकि जो कंडीशन दिया गया है उस कंडीशन में ये जो उत्तर हमारा आया है ये उत्तर नहीं बैठता। तो इसका अर्थ है कि C क्या होगा? रिक्त समुच्चय होगा। और किसी को कुछ पूछना है? दूसरे का दूसरा बताइए। दूसरे का दूसरा, ये 7x दूसरे का माइनस दूसरा। 1, b बराबर 7x माइनस 1 बराबर 13, ये पूछ रहे हैं। b बराबर x, 7x माइनस 1 बराबर 13, Yes, ये वाला प्रश्न है। हाँ 7x माइनस 1 बराबर 13। यहाँ पे अगर हम 7x माइनस 1 बराबर 13 रखते हैं, 7x बराबर हो जाएगा 13 प्लस 1, 13 प्लस 1 होता है 14, x बराबर हो जाएगा 14/7, 14/7 कितना होता है? 2, 7 दूनी 14। तो इसका अर्थ है b का जो घटक है वो घटक क्या होगा? 2 होगा। इसके पहले हमने a का घटक निकाला था, आप देखोगे सम संख्या जो अभाज्य संख्या भी है तो इसका उत्तर भी 2 था, यहाँ पे भी उत्तर 2 आया, दोनों का उत्तर 2 आया था, दोनों का उत्तर समान है। इसका अर्थ है कि समुच्चय A बराबर समुच्चय B। ठीक है, और टीचर पहले का दूसरा बताइए। पहले का दूसरा, हाँ प्राकृत संख्या है किंतु x न तो अभाज्य संख्या है न तो संयुक्त संख्या अर्थात भाज्य संख्या है। मतलब प्राकृत संख्या होनी चाहिए, 1 से शुरू होना चाहिए, ये संख्या न भाज्य संख्या हो न अभाज्य संख्या हो। तो छोटी क्लास से हम पढ़ते आए हैं एक जो है वो न तो भाज्य संख्या है न तो अभाज्य संख्या है। तो इसमें हमको क्या करना था? तीनों को कंपेयर करना था। एक समुच्चय A का भी उत्तर आपका 1 आया था, समुच्चय B का भी उत्तर आपका 1 आया था, समुच्चय C का भी उत्तर 1 आया था। तो इसका अर्थ है कि ये तीनों समान समुच्चय है। टीचर 2 भाज्य संख्या है ना? कौन अन्नू यादव। कौन भाज्य संख्या है? कौन सी 2 संख्या? टीचर 2 भाज्य है क्या? 2 जो है, 2 आपका, मैंने आपको बताया था भाज्य संख्या क्या होता है? वह संख्या जो 1 के पहाड़े में आए, खुद के पहाड़े में आए, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। वो संख्या जो 1 के पहाड़े में आए, खुद के पहाड़े में आए और किसी के पहाड़े में आए, वो भाज्य संख्या होता है। जैसे अगर हम 10 की बात करें तो 10 आपका कौन कौन से पहाड़े में आता है? 1 में आएगा, खुद में आएगा, है ना, 1 में आएगा, 10 में आएगा, उसके अलावा किस में आएगा? 2 में आएगा, 5 में आएगा। यस तो टीचर। ऐसी संख्या जो 1 और खुद के अलावा और भी किसी पहाड़े में आती है वो संख्या भाज्य संख्या होती है, और जो 1 और सिर्फ 1 में आती है और खुद के पहाड़े में आती है वो अभाज्य संख्या है। थैंक यू टीचर। तो बच्चों आपका समय हो गया है, टाइम जो है हमारा लेक्चर का खत्म हो गया है। तो यहाँ पे मैं अपने लेक्चर को विराम देती हूँ। आपको मैंने 3 प्रश्न दिए हैं जिसे आपको खुद से अपनी नोटबुक में लिखना है, और आप ये पूरा जो है प्रश्न संग्रह आप रिवाइज करो, खुद से प्रैक्टिस करो। डाउट अगर है तो मैथ्स 1 का जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम इस पे डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपना लेक्चर खत्म करती हूँ। थैंक यू।